ऐसी क्या चीज थी, कोई बच्चा तुमने अपना शाम का समय बिल्कुल डेडिकेटेडली कमिटेड करा इन बच्चों के लिए? लोग नशे में हैं, बच्चे जो हैं वो भीख मांग रहे हैं, राइट? फुटपाथ पर जब पहली बार जब तुम बंजारा बस्ती के अंदर बच्चों को इकट्ठा लेकर आने की बहुत ज्यादा चैलेंज, औरतें तंबाकू खा रही हैं, बट मैं अगर जाते ही उन लोगों को ये कहीं ना कहीं वो रीजंस ढूंढते हैं अपना कि पीरियड्स को लेकर के बहुत हुआ बनाया गया है, तो यार मैम की आंखों में आंसू थे। When we speak of education in India, we normally end up celebrating results, examinations, achievements, ranks. And very conveniently, we keep some conversations out of our normal day-to-day talk. And that is about slum education, about educating and taking care of the destitutes, of the children of the lesser known God. We talk of inequality in numbers and in statistics. But then do we ever realize that inequality is just across the road? You can see across your windows, across your rooms. Inequality is not statistics. Inequality is for everyone, for us to stay. Socio-economic disparities. We end up discussing from every platform possible. This socio-economic disparity, my dear parents, is not all about money and about wealth and about the social status. Who is going to come and bail the cat? Who is going to come and take care of these people, those who are leading the nomadic life, those who do not have a permanent settlements? This is where we lack in India. 144 crore population, still 4.6 crore out of the school education system. No permanent address, no livelihood, no source of income, no permanent way of living. Who do you think is going to come and take care of them? ये बच्चे 2 किलोमीटर दूरी पे अगर आप चलेंगे, 2 किलोमीटर के अंदर आप दाएं और बाएं बच्चे देखेंगे, 2 चाइल्डहुड, 2 बचपन। एक बचपन वो बचपन जहां सुबह माँ उठाती है, दूध पिलाती है, लाड से प्यार से बच्चे को नहलाती है और बस के अंदर एक बैग के अंदर टिफिन, बॉटल और बुक्स भर के और बस में चढ़ाती है। बच्चा आंखों के अंदर सपने लेके और बस में बैठता है स्कूल जाने के लिए। वहीं 500 मीटर की दूरी पर एक अलग बचपन है जो कि सपने आंखों के अंदर है, लेकिन ना खाना है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, नहाने का कोई सवाल ही नहीं है, बाल बड़े हुए हैं, सब्सटेंस अब्यूजिव पेरेंट्स हैं, लाइवलीहुड का कोई जरिया नहीं है, उसके दिमाग में भी इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं। पहले वाले बच्चे के दिमाग वही 1.25 किलो का, दूसरे वाले बच्चे का दिमाग वही 1.25 किलो का। Yet we take care and we endlessly speak about the privileged ones, and we do not include those who are living in the slums and the slum settlements, into shanties, into our day-to-day conversations. So today, the person who's occupying the chair is not an expert with merits, not an expert with accolades, a simple man with a good intent, a young boy, I would say. I have Hemraj with me, and I have been following this boy for last 4 to 5 years through social media, of course. बहुत देखती हूँ, रोजाना स्टेटस देखती हूँ, रोजाना 5 साढ़े 5 बजे देखती हूँ मंदिरों की आवाज, मंदिरों के पूजा, मंदिरों के फोटोग्राफ्स ना लगा के मैं देखती हूँ उस बच्चे की स्टेटस के ऊपर या तो वुमेन एम्पावरमेंट का कुछ होता है, या वॉइसलेस डॉग्स के लिए कुछ कर रहा है, या वो गायों को कुछ खिला रहा है, या पार्क में कचरा उठाते हुए ही कुछ फेंक रहा है, और डेस्टिट्यूट्स बच्चों के साथ अपना समय, गांव वालों के साथ अपना समय बिताता है। और ये सब वो कर रहा है जो कि एक साइंस ग्रेजुएट है, एक अपना जिसका बिजनेस है,
दूसरे और बच्चों की तरह, दूसरे और इस उम्र के बच्चों की तरह ना वो सोशल मीडिया को बहुत प्रोडक्टिवली यूज करता है, डजंट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम and going to the parties, and सारा टाइम आफ्टर 6-6:30 वो अपना स्लम सेटलमेंट्स के साथ बच्चों को पढ़ाता है। इससे ज्यादा एजुकेशन हमें कौन दे सकता है, इससे ज्यादा हमें और कौन सेंसिटाइज कर सकता है। एंड हियर वी हैव हेमराज विद अस, और हेमराज से कुछ बात करेंगे कि उसके 6 साल की जर्नी में कहाँ क्या इंस्पायर करा उसको सोशल सर्विस की तरफ आने के लिए। किसी बात की कमी नहीं, लेकिन क्या जज्बा था, क्या वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिससे उसका रुझान उन स्लम सेटलमेंट्स, उन बच्चों, उन औरतों, उन लड़कियों की तरफ गया जिसको हम हर दिन नजरअंदाज करते हैं। तो हेमराज, थैंक यू आने के लिए, और हमारा सौभाग्य कि आज तुम आए यहाँ पे। बहुत दिनों से मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ और मन में बहुत था, और जब मैं लास्ट मिली थी तभी भी मेरे को था कि जब कभी भी पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगी तो तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। तो सबसे पहले ये मेरे को बताओ कि ऐसी क्या चीज थी, कोई बच्चा, कोई इंसिडेंस, क्या चीज थी कि जहां सब कुछ होते हुए, एजुकेशन होते हुए, एक बहुत अच्छा बिजनेस हाउस होते हुए भी तुमने अपना शाम का समय बिल्कुल डेडिकेटेडली कमिटेड करा इन बच्चों के लिए? मैम, जब कॉलेज लाइफ चल रही थी 2012 के आसपास, तो उस टाइम पर कुछ चीजें नोटिस में आई कि लोग नशे में हैं, बच्चे जो हैं वो भीख मांग रहे हैं, राइट, फुटपाथ पर। जब क्योंकि हम लोग जब जाते थे, कॉलेज में आते थे, जाते थे, तो हर चीज के ऊपर नजर पड़ती थी, लोग नशे में हैं, बच्चे फुटपाथ पर हैं, वो भीख मांग रहे हैं। तो इन सारी की सारी चीजों को जो कंक्लूजन निकाला ना, वो यही निकाला कि एजुकेशन की कमी है। अगर इनको सबको एजुकेट कर दिया जाए तो ये जितने भी सोशल इश्यूज है ना, सबको अपने आप ही हम लोग खत्म कर पाएंगे। सबका सॉल्यूशन एक साथ ही हो जाएगा अगर हम लोग इनको एजुकेट कर पाएंगे। क्योंकि एक चीज जो समझ में आ गई थी वो ये कि आप अगर किसी को कपड़े देंगे तो आपने उसकी कुछ महीनों की जरूरत को पूरा किया, अगर आपने उसको पैसा दिया तो अगेन आपने कुछ दिनों की या कुछ महीनों की जरूरत को पूरा किया, बट आपने उसको पढ़ा दिया ना, तो आपने उसकी लाइफ टाइम, उसकी जिंदगी सुधार दी, आपने उसकी लाइफ टाइम हेल्प कर दी, आपने अगर उसको एजुकेट कर दिया तो। और आपने उसको एजुकेट किया, फिर वो मतलब ये वाली चेन रुकेगी नहीं, ये वाली चेन चलती ही जाएगी। आपने उसको पैसे दिए तो उसने खुद की जरूरत को पूरा किया और फिर खत्म, और फिर वो उसी जगह पर ही आएगा, और वो इसी तरीके से अपनी लाइफ निकालना चाहेगा कि यार अब मुझे फिर कहीं से हेल्प मिल जाए, फिर मुझे कहीं से हेल्प मिल जाए। बट अगर आपने उसको एजुकेट कर दिया तो वो खुद की हेल्प तो लाइफ टाइम कर ही लेगा और वो दूसरों की भी हेल्प कर पाएगा। तो इसीलिए एजुकेट करना ही सबसे ज्यादा जरूरी समझा कि यार पढ़ा लिखा करके आपने अगर किसी को पढ़ा दिया तो आपने उसकी लाइफ बना दी। मैंने पढ़ा भी था और तुमने मेरे को एक बार जिक्र भी करा था, प्रेमचंद का एक कोटेशन जो तुम कहते हो कि प्रेमचंद को फॉलो करते हो कि शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। हाँ, और वो बहुत सुंदर चीज है, और सही कहा तुमने कि पैसा, राशन और ये देने से उनकी जिंदगी नहीं सुधरेगी। अगर उन्हें सुधारना है और उनको जिंदगी के वो सपने जो वो देखते हैं उनको पूरा करने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उनको हम एजुकेट कर सकते हैं। उनको पढ़ाने लिखाने का ये नहीं था कि यार ये आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने, वो सब कुछ अपने आप वही डिसाइड कर लेगा। उसको क्या करना है वो अपने आप डिसाइड कर लेगा। इनफैक्ट अगर वो कोई बिजनेस भी करेगा, छोटा काम भी करेगा ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब सेल्फ रिलायंट। एग्जैक्टली, मतलब वही है ना मैम कि अच्छा पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छी पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा इंसान बनना जरूरी है। तो हमें सिर्फ उनको किताबें नहीं देनी थी, हमें उन्हें बताना था कि आप क्या क्या किस तरीके से क्या कर सकते हैं। पहली बार जब तुम बंजारा बस्ती के अंदर गए, नोमैड्स, खाना बदोश जो आज 1-1.5 साल यहाँ है, फिर कहीं चले जाते हैं, तो कौन सी ऐसी चैलेंजेस, कौन सी ऐसी चुनौतियों का तुम्हें सामना करना पड़ा उन बच्चों को इकट्ठा लेकर आने के लिए? व्हाट ऑल आर द चैलेंजेस? मैम, सबसे पहली चीज तो ये कि मुझे ये नहीं पता था उन लोगों से बात कैसे करनी है। मतलब मुझे तो बस स्टार्ट करना था, अब कैसे करूँगा, क्या करूँ, क्योंकि बहुत लोग क्या है, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। उनके दिमाग में जो सेल्फ डाउट्स होता है ना कि फिर जाऊंगा वहां पर क्या होगा,
फिर उस तरीके से क्या होगा, फिर मुझे कोई रेस्पॉन्स देगा या नहीं देगा। वो इंसान इसी लूप में घिरा हुआ रहता है कि ये काम होगा कैसे। मैं भी इसी लूप में था, बट मैं उन लोगों से आगे कैसे निकल गया कि मैं वहां पर पहुंचा। मैंने देखा एक बार जाए तो सही, एक बार करे तो सही, कोशिश तो करें। अब उसके बाद में गए तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि उन लोगों को कन्विंस कैसे करना, क्योंकि बहुत सारे वहां पर स्लम में बहुत सारे लोगों के बच्चे जो हैं वो चाय की थड़ियों पर बर्तन मांजते थे, छोटे बच्चे, 7-7 8-8 साल के बच्चे। अब वो उन लोगों को पूरे दिन भर के 50-100 रुपए मिलते थे। अब उनके लिए तो 50 रुपए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको 50 रुपए मिल रहा है ना, तो उनको ये चीज समझाना कि भाई ये काम छुड़वा करके पढ़ाई करवाना। अब अगर उनको बोल रहे हैं कि काम छुड़वा करके, काम छोड़ के तुम लोग पढ़ाई करो, तो उन लोगों को ऑब्वियसली बताना पड़ेगा कि भाई काम क्यों छुड़वाया जाए। तो उन लोगों को ये चीज बताई गई कि यार पढ़ाई लिखाई कर करके ही ये लोग अपना और तुम्हारा जीवन बदल सकते हैं। तो जो कन्विंस करना था ना, वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम था। ठीक है, एक बार कन्विंस किया बट उन्होंने नहीं भेजा पढ़ने के लिए, 2 बार कन्विंस किया, उन्होंने नहीं भेजा। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में फिर यही सोचा कि यार अपन अपना काम स्टार्ट करते हैं, बाद में देखते हैं। काम करते करते एक और चीज समझ में नहीं आने लगी, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर मैं 3 दिन आता, 4 दिन आता, 5 दिन आता, बाद में देखता कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो फिर कुछ नहीं होता। मैंने वहां पर 6 महीने तक 2 बच्चों को गोद में बैठा करके पढ़ाया। वहां पर बच्चे 80 थे, बट मैं देखता था कि बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पेरेंट्स जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, घर वालों को कोई मतलब ही नहीं। उनके लिए तो वो सुबह को गया, शाम को आया, 50 रुपए लेकर के आ गया, वो खेल रहा है, कूद रहा है, मिट्टी में नहा रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है उनको, क्योंकि उनके लिए 50 रुपए ले आया। उसके अंदर वो, तो मैंने उनको ये कहा भाई स्कूल में मत भेजो, कोई बात नहीं, शाम को ये सब जब काम कर करके आ जाता है ना, आप तो काम करने के बाद में इन लोगों को भेजना स्टार्ट करें। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये, मतलब मुझे मैम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखी। प्रॉब्लम्स ये कि एक घर में 6-6 बच्चे हैं, राइट, और भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखी कि औरतें तंबाकू खा रही हैं। बट मैं अगर जाते ही उन लोगों को ये बोलूंगा ना, ये क्या क्या है, ये क्या है, एक ही घर में 6 बच्चे हैं, ये क्या है, तंबाकू क्यों खा रही हो, उससे कुछ नहीं होता उनको। क्योंकि मैम मैं पहला नहीं था जो इस चीज के बारे में उनको समझा रहा था, मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, क्योंकि उनको जब भी कोई वहां पे बस्ती में कुछ देने के लिए आता था तो उनको बोलते थे क्या है इतने इतने बच्चे। तो ये तरीका नहीं होता है बोलने का, पहले आप उनसे कनेक्ट तो हो जाओ, पहले आपका दिल उनके दिल से मिल तो जाए, उसके बाद में आप उन्हें कुछ भी बोलो और उसके अंदर फिर उसका असर होगा। जिस चीज के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आगे क्या क्या चीजें हुई, मैंने सिर्फ उन्हें पढ़ाया नहीं है, उन किन किन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो गया, जिन फील्ड से मुझे कोई मतलब ही नहीं था, मैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए वहां पर नहीं गया था। बट मुझे लगा कि यार ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि अब वो लोग मुझे सुनने लगे, मेरी बात को मानने लगे। तो उसके बाद में फिर मैंने बोला भाई यार आप लोग शाम को उसके भेजना स्टार्ट करो, कोई असर नहीं था, वो लोग नहीं सुनते थे। 6 महीने तक सिर्फ 2 बच्चों को मैंने गोद में बैठा करके पढ़ाया। उसके बाद में 3 बच्चे आए, 4 बच्चे आए, ऐसे कर करके बाद में फिर पूरा काफिला ही आने लग गया। उसके बाद में जब वो आने लगे, उसके बाद में फिर उस चीज के बारे में बात हुई, काम पर जाते हो बेटा, उससे क्या मिलेगा, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। फिर उनके घर वालों को बुलाया, क्योंकि उनके घर वाले आने लगे। बात को पहले तो वो सुनते ही नहीं थे, पहले तो सोचते है कोई पागल है, आता है कुछ बोल के चला जाता है, पता नहीं क्यों आता है बोलने के लिए। कई तो तब तक नहीं जाते थे, तब तक पूछते थे तुझे क्या मिलेगा, तू क्यों आया, डायरेक्ट तू करके बात करते। और अब तो ये हालत है कि अगर मैं 10 मिनट भी लेट हो जाऊं ना, तो वो कॉल करते हैं, मोबाइल नहीं होता है तो अगल बगल वालों से मोबाइल लेकर के, चौराहे पर जाकर किसी से मोबाइल लेकर कॉल करते हैं, भैया ठीक तो हो आप, भैया आप आए क्यों नहीं है, आप कर करके बात करते हैं। वही लोग जो 6 साल पहले वो बोलते थे तू क्या करने के लिए आया है, तू इधर मत आया कर, इस तरीके से। ये क्या हुआ, अब मैंने उनके बच्चों को तो एजुकेट किया, मैंने उनके घर वालों को भी एजुकेट किया, किताबों से एजुकेट नहीं किया, मैंने उन्हें बताया कि क्या तरीका होता है बात करने का, उन्हें अपने आप ही चीजें पता पड़ने लगता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो तुमने एक चीज बताई कि सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग जो रहा होगा वो अपना फेथ और ट्रस्ट अर्न करना पेरेंट्स का सबसे पहले। और फिर जैसा कि तुमने बताया कि 100 बच्चों को तुमने नॉर्मल स्कूल्स के अंदर एडमिट करवाया और उनको एजुकेट करा। तो एजुकेशन से और लिटरेसी न्यूमरेसी पढ़ाने से पहले जो चैलेंजेस कि उनके पास कोई भी एक पुख्ता डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कोई आईडी कार्ड, क्योंकि नोमैडिक लाइफ है, खाना बदोश, तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, उनको सेंस ऑफ हाइजीन, उनको बिठाना, उनको रूटीन, रेगुलरिटी,
क्लैनलीनेस, नेल्स काटना, बाल बनाना, तेल लगाना, नहाना, ये छोटी-छोटी सी मेरे ख्याल से 6-8 महीने तो शायद इन सारी चीज़ों में लगे होंगे। 2 साल लग गए 2 साल ये लग वाली गए, चीज 2 साल लग करने गए। में, 2 साल। हाँ, नहीं तो ये बहुत चैलेंजेस रहा होगा। तो ये जैसा मैंने कहा हेमराज, खाली जो तुम अपने जो क्लासेस, इवनिंग क्लासेस के अंदर पढ़ाते हो, क्या वो सेम बच्चे हैं जो आते हैं, 70-80 जो बच्चे आते हैं? क्योंकि मैंने भी आके देखा। और क्या खाली लिटरेसी न्यूमरेसी पढ़ाई लिखाई कराते हो, या कुछ फोकस उनका लाइफ स्किल्स पे या सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देते हैं? मैम ये सिर्फ उनको बेसिक कैलकुलेशन सिखाना मेरा पर्पस नहीं था, क्योंकि इससे तो कुछ हाँ ठीक है वो लोग कर लेंगे बेसिक अर्थमेटिक। हाँ एग्जैक्टली, जो कि मैंने आपको बताया कि अगेन सेम थिंग कि आईएएस आईपीएस बनना या डॉक्टर बनाना मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ऊंची ऊंची पोजीशंस पर हैं, बट उनका सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन जीरो है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसलिए मुझे अच्छा इंसान बनाना था उन्हें। सबसे पहले मैंने कम्युनिकेशन से स्टार्ट किया। मेरा उनके साथ में कम्युनिकेशन, सिर्फ मेरा उनके साथ में कम्युनिकेशन नहीं था, उनका मेरे साथ में कम्युनिकेशन करना जरूरी था। क्योंकि मैम मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं आपसे उस चीज के बारे में जिक्र नहीं करूंगा तो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा नहीं, मैं तो चुपचाप से बैठा रहूंगा, मैं उस प्रॉब्लम को लेकर ही बैठा। तो कम्युनिकेशन इज द की। तो तुमने उनका ट्रॉमा भी सुना होगा। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन इसीलिए तो करना था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक बच्चा तो चहक रहा है, दूसरा बच्चा दबा सा सहमा सा बैठा है। तो मुझे जानना है कि भाई क्या हुआ। जैसे स्कूल्स में क्या करते हैं कि बोलते हैं चलो खड़े होकर के बोलो, मैंने ये कभी नहीं किया। मैंने उनको कभी नहीं बोला खड़े होकर के बैठो, क्योंकि खड़े होकर के बात करो तो आपने उसको, वो वैसे ही नर्वस है, वो वैसे ही बेचारा दबा हुआ बैठा, आपने उसको खड़ा किया, वो फील कर गया मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, सबका ध्यान मेरी तरफ है। और ऐसा होता भी है, अगर आपने किसी को भीड़ में खड़ा कर दिया वो एक अलग चीज है, भीड़ में छाप छोड़ना अलग चीज है, पर पहले ही वो भीड़ में गुम हो रखा है, आपने फिर उसको भीड़ में खड़ा कर दिया। तो सारे बच्चों को सर्किल में बैठा देते थे, अब बैठे बैठे बात करो। बैठे बैठे बात ये नहीं कि मैं उससे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ बेटा तू उदास क्यों है, मुझे बताना स्टार्ट नहीं, सब अपनी अपनी पसंदीदा चीजें बजाओ। मिट्टी में खेलना भी पसंद, किस किसी को मिट्टी में खेलना पसंद है, अच्छा चलो अब मिट्टी में खेलते हैं। ऐसे मैं भी उनके साथ में बच्चा बन गया। क्या क्या पसंद है, सब्जी में क्या क्या पसंद है, फल में क्या क्या पसंद है, झूले खाने जाते हो, अब वो झूले खाने के लिए, अब वो पार्क क्या होता है, उन्होंने कभी पार्क नहीं देखा, वो बस्ती से बाहर कभी गए नहीं, तो उनके लिए पार्क। अब पार्क क्या होता है, अब पार्क के लिए मैंने उनके पास में एक डेफिनेशन रखी, पार्क क्या होता है, जहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे रहते हैं, जिन पेड़ पौधों के बीच में झूले होते हैं, वहां पर एक डस्टबिन भी रखा हुआ होता है। इस तरीके से मतलब मैंने आपको बोला ना कि सारे के सारे सोशल इश्यूज को मैंने पढ़ाते पढ़ाते कवर कर लिया। किताबों तक तो हम लोग पहुंच ही गए, बाद में किताबों पर तो पहुंचना ही है, पर उसके पहले आप अच्छे इंसान तो बन जाओ, आप चीजों को तो जान लो। बहुत बड़ा एक लेसन जो अभी हेमराज ने बताया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों के लेवल पे जाना, उनका जो बैरियर है बिटवीन अ टीचर एंड अ चाइल्ड, वो बैरियर तोड़ने के लिए बच्चों के लेवल पे, उन्हीं के कंफर्ट लेवल पे जाके उनको पढ़ाना। बहुत खूब। और तुमने जिक्र करा था कि विक्रम बंजारा, जिसका मैंने सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ देखे, तुम्हारे स्टेटसेस देखे और सेलिब्रेशन देखे, एक वो बच्चा जो कि सुबह उठा के बड़ा सा बोरा और गार्बेज डंप के अंदर गार्बेज कलेक्ट करता था, उसको इतना सेंसिटाइज करना और उसको पढ़ाना और पढ़ा के इतना कॉम्पिटिटिव बनाना कि उसका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये जब उसका विक्रम का जब नवोदय में हुआ तो वो क्या एहसास था, वो क्या फीलिंग थी घर वालों की, उस बच्चे की, दूसरे बच्चों की और तुम्हारी अपनी? मैम 6 साल की जर्नी में वैसे तो ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स है, बट वो सबसे यादगार पल था, क्योंकि उस पल मेरे मुंह से यही निकला, उस बच्चे के साथ साथ मेरे मुंह से यही निकला कि मैंने कर दिखाया।
उस बच्चे के साथ साथ उस बच्चे का जब रिजल्ट आया तो मेरे मुंह से नहीं कि मैंने कर दिखाया कि 6 साल का वो जो रिवॉर्ड था ना, वो जो प्राइज था ना, वो मुझे मिला। क्योंकि नवोदय में सिलेक्शन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब जयपुर में 2.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था और 2.5 लाख बच्चों में 20 सीटें थी, उसको उसने क्रैक कर लिया, राइट। उसकी 8 रैंक आई नवोदय वाले रिजल्ट में। तो ये अच्छा, ये अचीवमेंट सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसका नवोदय में सिलेक्शन, वो जहां से आया था, राइट। कि वो एक होता है ना कि यार 4 साल पहले उसने पेंसिल नहीं पकड़ी थी और अब उसका नवोदय में सिलेक्शन हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। मतलब मैं तो आंखें बंद करता हूँ तो मैं देखता हूँ यार वो कचरा बीन रहा है, मैंने आंखें खोली तो देखता हूँ नवोदय में सिलेक्शन हो गया। वो पलक झपकने वाला काम मुझे पता ही नहीं पड़ रहा 6 साल कब निकल गए। सीरियसली मैं तो बोलता हूँ यार कल तो तुम लोग ये करते थे, अब आज तुम लोग यहाँ पर पहुंच गए। उसका जब रिजल्ट आया था, हम लोगों ने 4:30-5 बजे के आसपास रिजल्ट आया था। सबसे पहले मैंने सर को और मैम को कॉल किया, उसके बाद उसकी मम्मी को कॉल किया और उसके बाद में फिर बच्चे से बात करी कि नवोदय में सिलेक्शन हो गया है। उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। हाँ भैया मुझे तो पता ही था, मैं तो आपको बोलता ही था हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो उसके बाद में फिर हम लोग गए, हमने रात भर मिठाई बांटी, रात के 10 बज गए थे मिठाई खिलाते खिलाते। हर एक इंसान का मुझे मुंह मीठा करवाना था बस्ती में। तो उसके बाद में उसके नेक्स्ट डे एक बच्ची है जिसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई थी 2 साल पहले, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि मेरी बच्ची को भी मुझे वापस से पढ़ाना है। उस आंटी के, उसकी बच्ची की मम्मी के मैं हाथ पैर जोड़ते थक गया था कि आंटी पढ़ा लो, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थी। तो उसकी मम्मी ने मना किया कि नहीं भैया हमारे में यहीं तक ही पढ़ाता है। फिर जब उसकी मम्मी ने कहा कि भैया बहुत अच्छा लगा, बच्चे ने नाम रोशन किया, मेरी तो बच्ची है, मेरी बच्ची भी नाम रोशन कर सकती है, आप ही तो बोलते थे कि पढ़ेगी। मैंने कहा हाँ मैंने बिल्कुल बोला था। तो वो 2 गुड न्यूज एक साथ मुझे मिली, नवोदय का सिलेक्शन हुआ सो हुआ, उस बच्ची को भी फिर से पढ़ने के लिए मिला। हालांकि मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन बहुत सारे होते गए, 1 से 2, 2 से 3, तो 108 बच्चे वैसे भी 6 साल में स्कूल तक पहुंच गए। बट एक जो बच्ची थी जो ड्रॉप आउट हो चुकी थी, उसको फिर से मौका मिला उस रिजल्ट की वजह से, तो बहुत अच्छा लगा। इतना इंस्पिरेशन हर जगह देखने नहीं मिलता है। जो न्यूज़पेपर्स में दिखता है वो और जो ये एक खुशी है, इन दोनों में कोई तुलना ही नहीं है, इन दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। गांधी जी की बुनियादी तालीम 1937 उन्होंने भी कहा था कि एजुकेट एवरी चाइल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेल्थ एंड द बैकग्राउंड शुड गेट एजुकेशन। और आज इतने सालों के बाद जब हम 2044 के अंदर विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं और 21 साल अभी भी बाकी है 100 साल होने में, अभी भी ऐसे करोड़ों बच्चे हैं, 4.6 करोड़ एज पर यूडाइस डेटा अभी भी आउट ऑफ स्कूल्स हैं। आरटीई है या गांधी जी की बुनियादी तालीम, हर बच्चे को सबसे पहले मौलिक अधिकार है उसको एनरोल कराना एक स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और जो कि 108 बच्चे को उस, जो हेमराज ने कहा कि खुशी इस बात की नहीं थी कि बच्चे का नवोदय में हो गया, खुशी इस बात की बहुत ज्यादा थी कि उस बच्चे की कि जिसने कागज कलम नहीं देखा था, जिसने सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स देखे थे, गार्बेज डंप्स देखे थे, ट्रैफिक लाइट्स देखी थी, और वो बच्चा प्रोत्साहित होके पढ़ा और इतना पढ़ा कि उसका नवोदय के अंदर। तो ये एक कमेंडेबल एक अचीवमेंट है उस बच्चे के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, और सबसे ज्यादा तुम और तुम्हारे जैसे वो सारे युवा, वो सारे यूथ जो कि सेल्फलेसली ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ, ऐसी महिलाओं के साथ, ऐसी बच्चियों के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है तुम्हें कि क्या ये काम सिर्फ सोचने भर से और एक अकेले इंसान से हो सकता है या 2 इंसान से, या तुम्हें कहीं ना कहीं सोसाइटी की या कहीं ना कहीं किसी सपोर्ट की भी जरूरत होती है, किसी संगठन की, किसी एनजीओ की, किसी कोई समाज की, कोई किसी की, कोई ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट होता तो तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चरल या फाइनेंसेस या कहीं कोई छोटी मोटी चीज के लिए उनका सपोर्ट चाहिए हो? मैम सबसे पहली चीज तो ये सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेजिंग अमेजिंग। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है ना तो आप अकेले ही कर गुजरोगे, आप कर लोगे। आप एक बार आप स्टार्ट तो करो, उसके बाद में रही बात सपोर्ट की, तो मैम ऑब्वियसली सपोर्ट की जरूरत तो पड़ती ही है। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो। आपको
एक बार स्टार्ट करना है, बाद में जो लोग हैं वो आपके सपोर्ट के लिए आगे आएंगे, राइट। और मैं इस वाली चीज को भी मैं भी विश्वास करता हूं कि आप अकेले तो कर सकते हो, ठीक है, पर अगर लोगों का सपोर्ट हो, लोग आपके लिए आएंगे आगे, लोग आपकी हेल्प करेंगे, तो आप उस काम को थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे। आज अगर मेरे पास में लोग होते और भी लोग आगे आते तो एटलीस्ट मैं कम से कम जयपुर के स्लम को तो ओवर कर सकता था। मैं आज 6 साल में ये जो 108 नंबर है, ये मतलब मेरे लिए कम ही है ना, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये मैं और भी नंबर तक पहुंच सकता था अगर और वॉलेंटियर्स आते और लोग आगे आते। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर स्लम में आकर ये काम करना है। आप राजस्थान में हैं, आप एमपी में हैं, आप गुजरात में हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने में है ना, मुझे नहीं लगता कि आप इंडिया के किसी भी कोने में आपके पास में स्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई पॉश एरिया भी है ना, वहां से भी 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस में स्लम है, तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बस देखना पड़ेगा, आपको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, आपको आंखें बंद नहीं करनी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम है, मैं आंखें बंद कर लूं, मैं यहाँ से चला जाऊं। मैं बहुत युवाओं से बात करती हूँ और सब किसी का मानना है कि मैम कहीं ना कहीं वो रीजंस ढूंढते हैं अपने नहीं इन्वॉल्व होने के, एक्सक्यूजेस बहुत ढूंढते हैं। बहुत अच्छा लगा जब तुमने मुझे बताया कि इट्स नॉट ओनली एजुकेशन, तुम पढ़ाई के अलावा उनकी जो मदर्स हैं उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए एजुकेट करते हो, उनको टबैको नहीं खाने के लिए वो करते हो, प्रोत्साहित करते हो। और वो बच्चे जो कि अभी तक बर्ड्स को मारते थे, डॉग्स को मारते थे, काऊ को मारते थे, अभी वही बच्चे तुमको फोन करके बताते हैं कि यहाँ पर एक इंजर्ड बर्ड है या एक कुत्ता है जो घायल है। तो ये अपने आप में इतनी खूबसूरत एजुकेशन है जो तुम प्रोफेस कर रहे हो। एंड आई विश जो भी लोग सुन रहे हैं, जो लोग भी देखेंगे, वो इस चीज से इंस्पायर हुए कि एजुकेशन इज नॉट ऑल अबाउट लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। हम जिस वर्ड की बात करते हैं एजुकेशन, एजुकेशन इज मच बियॉन्ड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो कि तुम कर रहे हो। कभी कोई हेजिटेशन या कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ मदर्स ने जब टबैको के लिए या मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए तुम उन बच्चों उनके पास गए स्लम्स के अंदर? मैम, मैंने ये वाली चीज, क्योंकि ये बहुत बड़ा टैबू है। हाँ, एग्जैक्टली मैम, मेरे नोटिस में तो ये वाली चीजें स्टार्टिंग से लेकर के थी, बट मैंने उसी टाइम स्टार्ट नहीं किया, उस टाइम पर स्टार्ट नहीं किया। पहले मैंने कंसिस्टेंसी के साथ में काम कर करके उन्हें दिखाया, जब उन्होंने फील किया ना कि यार ये अपना ही है, ये इसका घर है, ये स्लम इसका घर है, जिस घर में ये 5:30 बजे शाम को आता है और रात के 9 बजे तक यहीं पर ही रहता है। उन्हें जब फील हुआ ना कि यार ये 3-4 घंटे में सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ से पानी ही पीता है, तब उन्हें कनेक्टेड जब फील हुआ ना, उस टाइम पर फिर मैंने कहा अब ये सही टाइम है इनसे बात करने का। उसके बाद में मैम एक्चुअली में क्या है, मैंने इनके पीरियड्स के बारे में मैंने डायरेक्टली इनसे बात नहीं करी, क्योंकि हम लोग चाहे एक्सेप्ट करें या नहीं करें, आज हम मिडिल क्लास फैमिली में क्या रिच क्लास फैमिली में भी पीरियड्स को भी इतना हवा बनाया गया है, राइट। फैमिली में हम लोग जो डॉटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मदर्स से इस चीज के बारे में बात करती हैं। हमारे स्कूल्स में भी इस चीज के बारे में बात नहीं होती है। अगर पीरियड्स के बारे में बताया जाता है तो टीचर बताती है तो उस टाइम पर बॉयज को बाहर भेज देते हैं। आप लोग क्यों बाहर भेज रहे हो? मेरे सबसे पीरियड्स के बारे में जितना अवेयर गर्ल्स को करना है उतना बॉयज को भी करना है, जिससे वो उन दिनों में उनकी रेस्पेक्ट करें, उनका ख्याल रखें। ख्याल सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ का, वाइफ हस्बैंड का थोड़ी रखेगी, या पीरियड्स में सिर्फ ब्रदर थोड़ी सिस्टर का ध्यान रखेगा, और भी बहुत सारी चीजें, फ्रेंड का भी ख्याल रखा जा सकता है। तो मेरे दिमाग में ये था कि पीरियड्स को लेकर के बहुत हवा बनाया गया है, तो यार मैं बात करूंगा ना तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी बात बोल पाऊंगा, उनके जो डाउट्स है वो तो बाहर आएंगे ही नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सीमा वालिया कर करके एक मैम है, मैं उनसे कनेक्ट हुआ। अब सीमा वालिया मैम जो थी वो जुड़ी हुई थी, मैम बोलती थी, वो मेरा काम देखते थे, मैम बोलती थी हेमराज जब भी कुछ हो बताना, जब भी कुछ हो बताना। तो अब मैं मैम को नहीं बोल सकता था, मैम बहुत बड़ी है मुझसे, जैसे आप बहुत बड़े हैं, तो मैं मैम को ये नहीं बोल सकता था कि आप मेरी तरफ फील्ड में आओ, आप मेरी तरफ फील्ड में आकर के पढ़ाओ। तो उस टाइम पर मैंने मैम को याद किया, मैम आप प्लीज एक बार आकर के पीरियड्स अवेयरनेस का सेशन रख देना, राइट। तो मैम ने मुझे क्या बोले, हेमराज वो इकट्ठा हो जाएंगी, हेमराज वो बैठ जाएंगे। मैंने कहा मैम मुझे सिर्फ बोलना है, ये वाला काम मैं आपको करके दे दूंगा, मैं आपको ऑडियंस बना करके दे दूंगा, मैं ऑडियंस, हाँ एग्जैक्टली, मैं उनको एक जगह पर बैठा दूंगा। वो बोले हेमराज वो बात सुनेंगे, मैंने कहा मैम बिल्कुल सुनेंगी, क्योंकि
मैं उनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। मैंने आपको बोला कि मैं उनसे बात करूंगा, वो मेरी बात को सुनेंगे, बट वो कुछ पूछ नहीं पाएंगे, वो कुछ बता नहीं पाएंगे। तो मैं ये चाहता था कि उनके जो भी डाउट्स हैं पीरियड्स को लेकर के वो डाउट्स बाहर आए, उनको लेकर के जो भी कंफ्यूजन्स है वो क्लियर हो। तो फिर मैम आई, मैम ने पीरियड्स को लेकर के, मैम ने पीरियड्स का जो भी सेशन रखा वो सेशन 2 घंटे चला। मुझे विश्वास नहीं हुआ मैम 2 घंटे क्या, क्योंकि मैं 2 घंटे बाहर ही था, मैं स्तंभ से बाहर था, क्योंकि मेरी वहां पर प्रेजेंस उनको अनकंफर्टेबल कर देती थी। ठीक है, तो मैं बाहर था। 2 घंटे के बाद में जब मैम बाहर आई, मैंने कहा मैम कैसा रहा? मैम खुश हो गई, मैम की आंखों में आंसू थे, बोले हेमराज यार तूने बहुत बढ़िया के यहाँ पर लेकर गया। मैंने कहा मैम क्या हुआ? अच्छा एजुकेट तो मैंने बच्चों का किया था, बट वो एजुकेट होते होते वो भी वहां से निकलते थे, सुनते थे भैया क्या बोल रहे हैं, भैया क्या नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कनेक्टेड फील किया, तभी तो वो मैम के सेशन में बैठी। इसी तरीके से जब मैंने बच्चों को बोला कि यार मैं तुम्हारी पिटाई करूं या पापा तुम्हारी पिटाई करते कैसा लगता है? भैया बहुत बुरा लगता है। तो आप जब डॉगी की पिटाई करोगे तो उसको कैसा लगेगा? भैया बुरा फील होगा। तो फिर आप डॉगी की पिटाई क्यों करते हो? आप उसको क्यों पत्थर मारते हो? इस तरीके से आप अगर उनको डायरेक्टली जाकर के डराओगे, बच्चों को कुछ भी बोलोगे, कुत्ते को नहीं मारना है, कुत्ते को नहीं मारना है, नहीं, आप एड्रेस करो ना, आपको उसको क्यों नहीं मारना है, सेंसिटाइज करना है, आप उसको गिल्ट फील कराओ, भाई डॉगी को मारा कैसा लगा, बहुत बुरा लगता है बेटा, नहीं मारना, आप पिटाई करोगे कैसे करेंगे? इस तरीके से चीजों को समझाओ। मैंने आपको बताया, वो उसके बाद में कोई इंजर्ड बर्ड को देखते तो वो मुझे कॉल करते, उसको लगता कि यार अब ये इंजर्ड बर्ड को कोई डॉगी वोगी खा जाएगा या कोई एनिमल उसको नुकसान पहुंचाएगा, वो कार्टून में ढक करके रख देते। कार्टून कहां से, मैं उनको कार्टून कहां से लेके, भैया वो एक गत्ता वहां पे पड़ा था, एक गत्ता वहां पे पड़ा था, उन लोगों के पास में कार्टून नहीं होता था, पेपर का कुछ बना करके उसको ढक देते थे, भैया आएंगे भैया को देंगे, भैया फिर उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। अनदर लेसन, आज वापस एक लेसन सीखने को मिला स्कूल्स के लिए भी, और जो लोग भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए वर्कशॉप्स करते हैं, सेशंस करते हैं, नॉर्मली इन स्कूल्स इवन आई हैव सीन दैट principals and teachers, they tend to segregate the male and the female. They address what Hemraj said, which is very important, very pertinent, बहुत important है कि जब कभी भी menstrual hygiene या menstruation के workshops करें तो girls और boys को इकट्ठा करें. Boys needs more sensitization than the girls. Again, so he's a teacher today. एक कोट याद आता है, कौन कहता है, अब पूरा अच्छे से शायद नहीं, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता है, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यार। हम हमेशा किसी ना किसी एक्सक्यूजेस में रहते हैं और हमारा जो इंटेंट, जो जज्बा, जो नियत, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी रह जाती है और उसी की वजह से हम जो कुछ बहुत करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। सो आज हेमराज ने बहुत सारी हमें वो चीजें बताई, एक्सपीरियंसेस, जिसके लिए किसी को सपोर्ट की, किसी प्लेटफॉर्म की, किसी स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं, कोई नॉइस नहीं, कोई ब्रांड नहीं, कोई बैनर नहीं, सिर्फ एक कंसिस्टेंट इंटेंट, नियत, जज्बा, जिसको लेके ये और ऐसे कई युवा जो जाते हैं और करते हैं दिन प्रतिदिन, day after day, months after months, like what he has been doing for 6 consistent years, and I have been following. एक बार मैं भी गई थी देखने के लिए, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव था और वहां जब देखा ओपन स्काई, कोई फॉर्म जमीन नहीं, कहीं से नाली जा रही है, कहीं ट्रैक्टर खड़ा है, येट दे वर मैनेजिंग, और घरों के ऊपर ब्रिक और मोटर की दीवारें नहीं थी, वहां सिर्फ और सिर्फ पॉलीथीन्स थे, पॉलीथीन्स एंड रैग्स, एंड ऊपर फटे रैग्स से जहां उन्होंने अपने आशियाने बना रखे थे। तो ऐसे कहीं अनगिनत हमारे पास केसेस हैं, अनगिनत चीजें हैं, लाइक व्हाट आई सेड इन द बिगनिंग, disparities is just outside your window. All you need is just an eye to see and bridge the gap. जो disparities है और जो सोशो इकोनॉमिक disparities जिनकी हम बात करते हैं, वो हमारे एस्पिरेशंस, इन बच्चों के एस्पिरेशंस को वाइडन करती है, इन बच्चों के सपनों को, ड्रीम्स को वाइडन करती हैं और इन बच्चों की एजुकेशन को वाइडन करते हैं। तो लेट अस स्ट्राइव हार्ड
in whatever way, like what he said, कि जरूरी नहीं है कि आपको किसी स्लम सेटलमेंट के अंदर जाके ही कुछ करना है. आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि आपको मन को बुरी लगती हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं. एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स, कुछ एक आध एग्जाम्पल बताएंगे कि क्या कर सकता है एक कॉमन आदमी, युवा को कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या एनकरेजिंग पार्टिंग वर्ड्स बोलेंगे करने के लिए? बहुत कुछ है करने के लिए, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. और सीरियसली मतलब लोगों को ये लगता है, लोग ये बोलते हैं कि यार मैं कुछ बन जाऊं तो मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूंगा, मैं कुछ बन जाऊं, मैं इतना पैसा कमा लो तो मैं कंट्री के लिए कुछ करूंगा. आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं उसके लिए, नहीं आपको किसी पोजीशन पर पहुंचने की जरूरत है. इनफैक्ट आपने तो अगर जमीन पर पड़ा हुआ कोई, आपने किसी रोड पर पड़ा हुआ कोई भाटा भी उठा करके साइड में रख दिया ना, तो आपने हजारों लोगों को दुर्घटना होने से बचा लिया, आपने उनको चोट लगने से बचा लिया. आपने मॉर्निंग वॉक करते हुए, आपने पार्क में जॉगिंग करते हुए अगर आपने कचरे को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया, आपने किसी पेड़ पौधों के पास में पड़े हुए कचरे को अगर आपने डस्टबिन में डाल दिया, तो आपने एनवायरनमेंट के लिए काम कर दिया, राइट. तो इस तरीके से बहुत सारे काम है. आपने अगर इंजर्ड बर्ड को देखा, आपसे नहीं हो रहा है कि आप इंजर्ड बर्ड को या इंजर्ड डॉग को शेल्टर में पहुंचा पा रहे हैं, उसको हॉस्पिटल में पहुंचा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर से आप वहां पे कॉल तो कर सकते हैं. आप लोग इग्नोर मत कीजिए, राइट. आप लोग ये सोशल वर्क है, आप इनको इग्नोर मत कीजिए, आप कॉल कर करके बताएं और उन तक हेल्प पहुंच जाएगी. जब ऐसे शब्द सुनते हैं तो एक फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड फीलिंग ऑफ स्मॉलनेस मन में आती है. And many a times I also start doubting my own contribution to the society. I hope you all get some bit of sensitivity, DNA, after watching this podcast. With all my love, all my good wishes, keep on inspiring, keep doing the good work, Hemraj, and keep touching hearts. Thank you, ma'am. Stay tuned. If you have any concerns and queries, write it in your comment box and I'm going to reach out to him to address how he would be at ground level. He addresses those issues. Till then, stay tuned. Thank you. Thank you.